सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का सेकंड पार्ट, है ना। लेकिन इसमें अभी मैं सबसे पहले क्या सिखा रहा हूं, बातें नहीं, ध्यान से समझो। मॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी क्या? दो एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो फोर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसके बीच में एक्ट होता है? एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। एडहेसिव फोर्स दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वह है, ठीक है। अब एग्जैक्टली कोहेसिव फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ सॉलिडिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कोहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड is maximum as compared to cohesive force acting between the molecules of liquid, and सबसे minimum cohesive force among the molecule of gases होगा। जैसे आयरन है, तो आयरन क्यों आयरन है? क्योंकि आयरन और आयरन के मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, ठीक है। या फिर हम ऐसी बात करें कि आइस हो गया, वाटर हो गया और वेपर हो गया, वाटर वेपर्स हो गया। तो इसमें आइस के मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा है? मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स लग रहा है। अगर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके बीच में कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है। और वह वेपर्स, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बीच में कोहेसिव फोर्स और कम हो जाता है। तो आप कोहेसिव फोर्स कम करते जाओगे तो क्या होगा? सॉलिडिटी चेंज होती जाएगी। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर solidity of substance, got it। अब एडहेसिव फोर्स आप लोगों को पता है कि जो ऐड आता है किसका? फेविकोल का, उसमें लिखा होता है एडिशन, ठीक है। ये दो अलग अलग मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स जो है वो दो अलग अलग मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेटिंग एंड नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी। जैसे अगर आपको मैं ये बोलूँ कि ग्लास की एक रॉड को मैं पानी में डुबाता हूँ, बाहर निकालता हूँ, तो वाटर विल स्टिक टू द ग्लास रॉड। लेकिन अगर मैं ग्लास की रॉड को मरकरी के अंदर डुबाता हूँ और बाहर निकालता हूँ तो मरकरी ग्लास को चिपकता नहीं है। आया समझ में? वैसे ही मैं अगर ये कहूँ कि पानी की एक छोटी सी बूंद को हमने ऑयल के ऊपर रखा तो वाटर स्मॉल ड्रॉप रिमेन्स एज ए ड्रॉप ओवर द वाटर सरफेस, ओवर द ऑयल सरफेस। उसका उल्टा करा, अगर ऑयल के ऊपर, हाँ, वाटर के ऊपर ऑयल की एक ड्रॉप डाल दी तो वो स्प्रेड हो जाती। तो उसके भी एक्सप्लेनेशन जो है वो कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टी से मिलते हैं। समझ में आ रहा है? टेंशन लेके मत बैठो, बहुत इजी चीज़ है, एक बार में समझ में आने वाली चीज़ है, ठीक है। आया समझ में? तो कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स जो है ना, उससे वेटिंग और नॉन वेटिंग एबिलिटी पता पड़ती है ना। उसके अलावा जो लिक्विड, दो लिक्विड्स में हमें पता पड़ता है कि कौन सा लिक्विड स्प्रेड होगा और कौन सा लिक्विड एज ए ड्रॉप रहेगा।
तो इन चीजों को अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि ये वाटर है, ठीक है, और यहां पर ये ग्लास रॉड है। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इसको बाहर पुल करता हूं तो विद दिस ग्लास रॉड देयर विल बी सम वाटर, तो यहां पर वाटर स्टिक विथ ग्लास रॉड। वाटर और ग्लास दो क्या है, दो अलग अलग एजेंट्स हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स किसके बीच में, बिटवीन वाटर एंड ग्लास। एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ग्लास वाटर को वाटर से चुरा लेगा, क्योंकि ग्लास और वाटर के बीच में क्या है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर, बस कोहेसिव फोर्स एक ही मॉलिक्यूल में लगेगी। ग्लास, पानी ने ग्लास को नहीं खींचा, ग्लास ने पानी को खींचा, तो पानी पानी का बंधन जो है वो कम है, और पानी और ग्लास का बंधन क्या है, ज्यादा है। आया समझ में। तो वाटर ग्लास के साथ इसलिए स्टिक हो गया क्योंकि वाटर और ग्लास के बीच में जो प्रेम था वह वाटर का वाटर के बीच में प्रेम से, ठीक है, समझ में आया। फिर यहां पर अगर हम उल्टा काम करते हैं, देखते हैं कि यार ये क्या हो गया, कंटेनर हो गया, इसके अंदर मरकरी भर देते हैं, मर्क्यूरी, ये क्या हो गए Hg। इसमें अपन ने क्या करा, एक ग्लास रॉड को रखा, ये आ गया ग्लास रॉड। अब ग्लास रॉड को पुल किया, बाहर निकाला, तो नो Hg स्टिक विथ ग्लास। इसका मतलब ये है कि अभी एडहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन Hg एंड ग्लास इज लेस देन कोहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन मरकरी ऑफ Hg, क्योंकि Hg को Hg से जुड़ाने के लिए, सॉरी क्या कहना है, Hg को Hg से चुराने के लिए, है ना, इन दोनों के बीच में प्यार कम है, इसलिए Hg के साथ रहे। आया समझ में, ओके। तेरे को ऐसा हंसी क्यों आ रही है, तेरे को किसी लड़की को उसके मम्मी पापा से चुराना नहीं है, ठीक है। जब उसके मम्मी पापा से प्यार ज़्यादा होगा तो वो वहीं रहेगी, और तेरे से ज़्यादा होगा तो वो छोड़कर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये अभी के लिए नहीं है बेटा, 6 साल बाद के लिए है ना, 6 साल का पेशेंस जरूरी है, ठीक। अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट आता है वाटर की एक ड्रॉप को ऑयल के ऊपर रखेंगे तो कैसी रहेगी, और ऑयल की एक ड्रॉप को पानी के ऊपर रखेंगे तो कैसी रहेगी। तो अगर हमें भूख लग रही है तो एक अच्छा सा एग्जांपल है, ठीक है, और भूख बढ़ जाएगी, ठीक। यहाँ पर पानी है, पानी पानी पानी, है ना, इसके ऊपर अगर मैं ऑयल की एक ड्रॉप को रखता हूं तो ये ऑयल ड्रॉप, ड्रॉप है। जैसे आपको अगर पोहे खाना है तो आप तर्री जो देखते हो तो वो क्या होती है, ऑयल की होती है, और वो स्प्रेड हो जाती है किसके ऊपर, पानी के ऊपर। आया समझ में। तो ऑयल की ड्रॉप जो है वो स्प्रेड हो जाती है ओवर वाटर, समझ गए। ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर द वाटर, क्यों, तो उसका कारण है adhesive force acting between the molecules of oil and water is greater than cohesive force acting between the molecules of upper यानी oil।
देखो ऑयल स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड कब होगा? जब दोनों का प्यार ज्यादा होगा। तो ऑयल और वाटर के बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो ज्यादा होने के कारण ऑयल एज ए ड्रॉप नहीं रह पाता। ड्रॉप रहने का मतलब यूनाइटेड रहने का मतलब है ना। तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स जो है, ऑयल के बीच में कोहेसिव फोर्स कम होता है, इसलिए वो क्या हो जाती है, ऑयल का ड्रॉप स्प्रेड हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन है ना, आंसर यही है, इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी लैंग्वेज है वो आपको समझ में आ रही है कि एडेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ऑयल एंड वाटर इज मोर देन कोहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल। ठीक है, आया समझ में? ओके बेटा कुबड़े। अब उसके बाद में हम आते हैं दूसरे पर, भावेश। दूसरे पर यहाँ पर अब उल्टा होगा, है ना। तू तो समझ गया होगा, क्या समझा? कि ऑयल के ऊपर ये ऑयल, ये है ऑयल, उसके ऊपर वाटर का एक छोटी सी ड्रॉप रखेंगे। तो वाटर की एक ड्रॉप, तो स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर remains as drop over oil. Why? A small drop of water remains as a drop, है ना। उसका कारण है एडेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन ऑयल एंड वाटर is less than cohesive force acting between molecules of water. ओके, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वाटर का एक छोटा ड्रॉप जो है एज ए ड्रॉप रहता है। समझ में आया? तो ये था आपका कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स के बारे में चीज़। अब मैं आपको सिखाता हूँ सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये अभी जो मैंने बताया था उस पे क्वेश्चन जो है वो सभी जगह आएगा, और उसका टाइप जो है वो डायरेक्ट लैंग्वेज के फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसके फॉर्म में, या फिर आपको असर्शन रीजन के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में? असर्शन रीजन। क्योंकि नीट में और अभी इस साल मेंस में भी इन्होंने 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन के डाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। Surface tension is what? Is the property of free surface of any liquid. किसकी प्रॉपर्टी है? किसी लिक्विड की फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा कि बेटा मैं एक गिलास के ऊपर, गिलास के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट है, यानी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के प्रिपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन हमारे पास में उससे अच्छा टूल क्या है टाइम सेव करने का? वो है बोर्ड। ठीक है, तो बोर्ड पर अच्छे से डायग्राम बनाकर उसको हम समझ सकते हैं। गॉट इट? तो मैं यहाँ पर आपको ऐसा करता हूँ कि बोर्ड पर ही बताता हूँ। ये कंटेनर लिया, इसके अंदर क्या है? वाटर है, ये वाटर है। वाटर के ऊपर अगर आपने गुलाब की छोटी छोटी पंखुड़ियाँ रखी, आया समझ? या कुछ पत्ता रखा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम आप जेंटली रखते हो ना, तो वो क्या होती है, उसके ऊपर रहती है, सिंक नहीं होती। समझ में आया? समझ में आ गया? लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर ये डायग्राम हटा देता हूँ। यहाँ पर पानी के ऊपर एक बोर्ड जो है वो फ्लोट कर रही। समझ गए? तो ये दोनों का फ्लोट का कॉज अलग अलग है ना। कॉज ऑफ
floating is different. बोट में क्या हो रहा है पता है? बॉयंट फोर्स लग रहा है, वेट इज बैलेंस बाय अपथ्रस्ट, बॉयंट फोर्स। यहां पर वेट इज बैलेंस बाय अपथ्रस्ट बॉय, ठीक है। यानी वेट यहां पर बोट का कुछ पार्ट सबमर्ज, अपथ्रस्ट का मतलब क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द weight of liquid displaced by the boat। इसमें कुछ भाग जो है ना डूबा डूबा है, और इसमें ये यहां पर नो पार्ट ऑफ लीफ इज सबमर्ज्ड। लीफ का कोई सा भी पार्ट जो है वो पानी के अंदर डूबा नहीं है। जब हम लीफ को उठाकर देखेंगे ना, तो हमें उसका ऊपरी भाग जो है, यानी कि उसमें से कई बार तो पानी टच भी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लीफ है, बहुत सारे और दूसरे भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मॉस्किटोज जो है वो अपने एग जो है ना वो पानी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। फ्लोट करने का मतलब है कि उनमें वहाँ पर पानी जो है ना वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। आया समझ? जैसे अगर रबर का एक मेम्ब्रेन लें और उसके ऊपर हम आयरन का एक थोड़ा सा छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देंगे तो क्या होगा? वो ऊपर रहेगा, सिंक नहीं होगा। तो वैसे ही वाटर की फ्री सरफेस किसकी तरह बिहेव कर रही है? एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। यहाँ पे नो पार्ट ऑफ द लीफ इज इनसाइड द वाटर, है ना? आया समझ में? पार्शियल या कंप्लीटली कोई सा भी भाग उसका डूबा हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कॉज ऑफ फ्लोटिंग इज डिफरेंट। वहाँ पर है बॉयंसी, वहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और यहाँ पर है सरफेस टेंशन। यहाँ पर हियर फ्री सरफेस ऑफ वाटर behaves as staged membrane, okay, and that's why वो क्या कर रही है? होल्ड कर रही है ऑब्जेक्ट्स को। वो मॉस्किटोज को होल्ड कर रही है, वो लीफ को होल्ड कर रही है। गॉट इट? समझ में? अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऑफ रबर एंड हियर द मेम्ब्रेन, है ना? आया समझ में? यहाँ की वाटर की या लिक्विड की फ्री सरफेस की मेम्ब्रेन और किसकी मेम्ब्रेन? रबर की मेम्ब्रेन। ये दोनों में डिफरेंस है। रबर की मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी जो है वो किसके जैसी होती है बेटा? इलास्टिसिटी जैसी। यानी वहां पर जितना ज्यादा लोड रखोगे उतना ज्यादा क्या होगा? वो मेम्ब्रेन में स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर यानी वहां पर जो है ना फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है पता है? एरिया। और यहाँ पर फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ रबर एंड मेम्ब्रेन ऑफ वाटर, मेम्ब्रेन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड, नॉट ओनली वाटर, है ना? इसमें डिफरेंस है, ठीक है। हालांकि मैं इसको भी लिखाता था, लेकिन अभी ये पॉइंट जो है वो लिखाने की ज़रूरत नहीं दिख रही है मुझे। आया समझ में? क्योंकि मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि इधर की मेम्ब्रेन जो है वो सरफेस टेंशन के कारण ऑकर हो रही है, और उधर की मेम्ब्रेन जो है वो किसके कारण ऑकर हो रही है? इलास्टिसिटी के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी में, कि कोई भी लिक्विड जो है ना उसकी फ्री सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होती है किसमें? मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करने में। समझ में है? तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स एज ए मेम्ब्रेन। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कि लिक्विड का फ्री सरफेस जो है वह कॉन्ट्रैक्ट होता है किस तरह से?
मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए। समझ में आया? तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर मेरे को एग्जाम्पल के लिए क्या दिख रहा है, जैसे अन्वयी है ना, तो अन्वयी है ना का ये सिर हो गया, ठीक है, ये इसके काले काले बाल है ना, ऐसा लग रहा है गोरे गोरे गाल हो गए, है ना, तो ये अन्वयी हो गई, ठीक, नाराज दिख रही है ना। तो अभी इसने अपने सिर को पानी के अंदर डुबाया, समझ गए? तो जब इसने सिर को पानी के अंदर डुबाया तो भी इसके हेयर्स जो हैं वो ऐसे ही स्प्रेड रहेंगे, लहराते रहेंगे। आया समझ? ठीक है, पानी के अंदर डुबाना है तेरे को, ठीक। अब जैसे ही इसने सिर को बाहर निकाला, आया समझ? तो क्या होगा, ये सारे बाल जो हैं वो ऐसे एक्यूमुलेटेड हो जाए। आया समझ? ऐसा लगेगा कि इसको किसी ने ऐसे बांध दिया, समझ में? तो ये था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड नहीं है, तो ये हेयर जो है वो क्या हो रहे हैं, सेपरेटेड। लेकिन जैसे ही है इसने सिर को बाहर निकाला तो इसके सारे बाल जो है एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे। उसका कारण है कि वाटर अब फ्री सरफेस में आ जाएगा, है ना, और वह अपना एरिया क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा, इसलिए सारे बालों को ऐसे शेविंग ब्रश जो है अगर हम पानी के अंदर डुबाते हैं तो उसके सारे हेयर जो है वो सेपरेटेड रहते हैं अगर वेल इनसाइड द वाटर होता है। जैसे ही बाहर निकालते तो सारे ब्रशेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है कि बेटा गिवन गिवन सरफेस में, गिवन वॉल्यूम में, इन गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम। आया मैं? हम लोग सोचते होंगे कि पानी की छोटी बूंद जो है वो कभी क्यूब के फॉर्म में क्यों नहीं आती, कभी कोन के फॉर्म में क्यों नहीं आती, है ना, क्योंकि ऑप्शंस है कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ द वाटर, है ना, रिमेन्स एज ए आंसर है क्यूब, बी आंसर है कोन, सी आंसर है सिलेंडर, डी आंसर है स्फीयर। तो वाटर की स्मॉल ड्रॉप जो है वो स्फीयर के फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, मिनिमम होता है। इसको मैथ्स में हम लोग एज ए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा, है ना, या फिर मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, कि जब हम डाइव लगाते हैं तो हमारी बॉडी को ऐसा फोल्ड कर लेते हैं। तब भी मैंने बताया था कि गिवन वॉल्यूम में हमारा सरफेस एरिया कब होगा, मिनिमम, जब हम स्फीयर के शेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर वाटर की स्मॉल ड्रॉप एज ए स्फीयर क्यों रहती है, इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन, क्योंकि वो अपना सरफेस एरिया क्या करना चाहती है, मिनिमाइज करना चाहती है। तो नाउ अब अगर इन दोनों कंसेप्ट्स को ऐड कर देते हैं तो यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना, ड्यू टू विच it behaves like stretched membrane, है ना, and contract and contract in such a way to occupy minimum
सरफेस एरिया, ठीक है। दिस बिहेवियर इज known as surface tension. तो this behavior of the free surface of liquid is known as surface tension. Got it? समझ में आ गया? तो अभी मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स पे दो क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि सॉलिडिटी को बताने का काम कौन करता है? कोहेसिव फोर्स। और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में किस तरह से फोर्स के कारण जो है वेटिंग, नॉन वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एंड नॉन स्प्रेडिंग की एबिलिटी आती है, वह समझा। और उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बताया, ठीक है। इजी टॉपिक है, एग्जाम में अभी तक जो मैंने बताया उस पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही बनेंगे, लेकिन बनेंगे, है ना, और आए भी हैं असर्शन रीजन के फॉर्म में। इसे करके रखिए, ठीक। यस, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ surface tension on the basis of molecular theory. Explanation of surface tension on the basis of molecular theory, ठीक है। इस सेकंड पार्ट, इसमें सम डेफिनेशंस आप समझ लीजिए जिसकी जरूरत पड़ेगी। पहली डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज, जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी रेंज क्या है? अप टू इन्फिनिटी। आया समझ में? इसीलिए अपन ने एस्केप वेलोसिटी में एक बॉडी को जब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर करना था तो उसको अप टू इन्फिनिटी लेकर गए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज जो है वो प्रैक्टिकली कम होती है। मैग्नेटिक फोर्स की रेंज भी प्रैक्टिकली क्या होती है? कम होती है। तो रेंज हर एक फोर्स की होती है। वैसे एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर एक मेजरेबल फोर्स जहां तक एग्जर्ट कर सकता है, जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक एग्जर्ट कर सकता है, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। तो मॉलिक्यूलर रेंज इज व्हाट? इट इज दैट मैक्सिमम distance up to which one molecule exerts measurable force on other molecule. Okay, it is around 10 to 11 diameter of a molecule. It is approximately 10 to the power minus 9 meter. समझ में? एक मॉलिक्यूल के पास में बाजू में लाइन से 10 से 11 मॉलिक्यूल्स लगा दो। क्या करो? जैसे रावण के सिर होते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर क्या करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 11 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 to 11। तो ये वाले मॉलिक्यूल को सभी अपनी तरफ खींच रहे हैं, सभी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। समझे? ये इसको ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है, इसको थोड़े कम फोर्स से खींच रहा है, क्योंकि ये फोर्स जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स क्या होगा? वीक होता जाएगा। 10 से 11 मॉलिक्यूल के बाद में वो फोर्स क्या होगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर रेंज इज व्हाट? इट इज दैट मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच वन मॉलिक्यूल exert a measurable force on another molecule। समझ में है? एंड इसकी रेंज किसके बराबर होती है? 10 to 11 डायामीटर के बराबर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 by 1 इतने मॉलिक्यूल पर सभी एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट कर पा रहे। उसके बाहर वाला
इस पर कोई फोर्स, सेंटर वाले मॉलिक्यूल पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाए। दूसरी डेफिनेशन है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके आड़ेकर, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि अगर मैंने सेंटर मॉलिक्यूल को सेंटर लेकर एक स्फीयर ड्रॉ करा जिसकी रेडियस किसके बराबर है, 10 to 11 डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज व्हाट, इट इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। आया समझ? इससे क्या पता गिरता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है आई, तो इसको ये इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, गॉट इट। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल है जे, तो इन दोनों के बीच में नो फोर्स, इन दोनों के बीच में कोई मेजरेबल फोर्स नहीं है, इफेक्टिव फोर्स नहीं लगता है। तो जो सेंटर्ड मॉलिक्यूल है ना, वो स्फीयर के अंदर आने वाले सारे मॉलिक्यूल को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, और वो वाला मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ खींचता है। समझ में आ गया? तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सिंपल है, इट इज अ स्फीयर हुज रेडियस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। All the molecules lies within that sphere will experience a force due to the centered molecule, correct? फिर उसके बाद में आता है फिल्म, सरफेस फिल्म। आया समझ? तो सरफेस फिल्म क्या होगी, इट इज टॉप मोस्ट लेयर of liquid whose thickness is equal to molecular range. It is the topmost layer, यानी इसकी थिकनेस, सरफेस फिल्म की थिकनेस कितनी होगी पता है, 10⁻⁹ मीटर की ऑर्डर की। तो किसी लिक्विड की, बेटा ये लिक्विड है, तो इसकी एक टॉप मोस्ट लेयर होती है, उस टॉप मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे, सरफेस फिल्म कहेंगे। और उसकी थिकनेस किसके बराबर होना चाहिए, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होना चाहिए। समझ में आया? अब मॉलिक्यूलर रेंज, सरफेस फिल्म की टॉप मोस्ट लेयर आ गई, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया, और मॉलिक्यूलर रेंज आ गया, है ना। सभी एक ही चीज पर बेस्ड है, वो मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड। अब मुझे देना है, ये तो डेफिनेशन समझ में आती है, तो अब अपना पार्ट शुरू होगा, एंड दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब शुरू होता है ये डेफिनेशन, है ना। अब शुरू होता है एक्सप्लेनेशन। ओके, समझ गए? देखिए, बहुत तरीके से समझा सकता हूँ इसको, है ना। और इसी डेफिनेशन पर, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक पूरा लेक्चर हम लोगों ने लगाया है, दिमाग लगा के, कि क्या क्या होता है। तो मैं आपको इतने इजी वे में समझा देता हूँ बेसिकली, ठीक है, समझ में आ जाएगा। सुनिए, कोई लिक्विड है, ये इसकी टॉप मोस्ट सरफेस है, समझ में आए, ये इसकी टॉप मोस्ट, ये क्या होगी बेटा, सरफेस फिल्म होगी, थोड़ी सी बड़ी बताइए, हालांकि 10⁻⁹ मीटर बहुत छोटा होता है ना। यहाँ पर क्या होंगे, लिक्विड, तो फीलिंग्स कर देते हैं लिक्विड की। ओके, तुझे क्या करना है, सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन देना है। सरफेस टेंशन का वन कंसेप्ट क्या है,
इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। उसको समझाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर नेचर ने ये दिखा दिया तो हमें एक्सेप्ट करने की कोई तकलीफ नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे विदाउट प्रूफ। लेकिन मुझे दूसरी चीज़ भी बतानी है। क्या बताना है? कि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा लिक्विड? फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होता है टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो उसको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ समझाना पड़ेगा, है ना। तो मेरे को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो मैं यहाँ पर मैं 4 कैरेक्टर ले रहा हूँ, समझ में आया? ठीक है। एक ये कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर, चलो उसको थोड़े से अलग रंग से हम बताते हैं। ये M1 कैरेक्टर है, ये M2 कैरेक्टर है, लेट दिस इज M3 एंड लेट दिस इज M4। M1 M2 M3 M4, ये 4 कैरेक्टर्स है ना। इनके सबकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लीजिए। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस इज स्फीयर ऑफ, ये 4 स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना। अब अगर M1 को हम क्या मानते हैं? दादाजी मानते हैं, ठीक। तो उन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, ऐसा मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंसीडर 4 मॉलिक्यूल M1 M2 M3 एंड M4। सबसे पहले मैं M1 लेता हूँ। M1 पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि M1 के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब इस सेंटर्ड मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे। आया समझ? तो ये दादाजी को सब लोग अपनी ओर खींचते हैं, समझ में आया? ठीक है। तो यहां पर नेट फोर्स ऑन M1 इज 0। कैसे? तो यहां पर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को लेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिवाइडेड into 2 हेमीस्फीयर, 2 हेमीस्फीयर, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को 2 हेमीस्फीयर में डिवाइड करते हैं, है ना। जो लोअर हाफ हेमीस्फीयर है, इसके कारण नेट फोर्स कहाँ लगेगा? नेट फोर्स ड्यू टू लोअर हाफ हेमीस्फीयर डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। नेट फोर्स ड्यू टू लोअर हेमीस्फीयर इज डाउनवर्ड, और अपर हेमीस्फीयर जो होगा उस पे नेट, उसके कारण नेट फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड लगेगा। एंड नेट फोर्स ड्यू टू अपर हेमीस्फीयर इज अपवर्ड। तो सेंटर को दो, यानी इसके स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड करा। सेंटर्ड मॉलिक्यूल एक डाउनवर्ड फोर्स फील करेगा ड्यू टू द लोअर हेमिस्फीयर में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसके कारण, है ना। अब यहां पर है
number of molecules in lower hemisphere is equal to number of molecules in upper hemisphere. ठीक है, therefore F net on M1 equal to 0. चूंकि इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए इस पे नेट फोर्स क्या लगता है, 0 लगता है। आया समझ में? ऐसे ही सिमिलरली M2 पर भी नेट फोर्स कितना होगा, 0। M3 और M4 की बात करें, M3 और M4 की बात करें तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन M3, M3 का लोअर हेमिस्फीयर इज कंप्लीटली फील्ड, गॉट इट। तो डाउनवर्ड फोर्स यहां पर नीचे की तरफ लगाएगा लोअर हेमिस्फीयर, बट अपर हेमिस्फीयर इज पार्शियली एम्प्टी। देयरफॉर एफ नेट कितने पर, M3 पर, ये क्या होगा, डाउनवर्ड लगेगा। समझा? इसकी ऊपरी माला थोड़ी सी खाली है ना, तो इसलिए इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। समझ में आया? अब M4, तो M4 पर इसका अपर हेमिस्फीयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एम्प्टी। इसकी ऊपरी माला तो क्या है, पूरी खाली। ऊपरी माला पूरी खाली है, तो इसलिए क्या होगा, देयरफॉर इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स। इस पर मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो यहां पर ये दादाजी है, ये दादी है, ये और दो कैरेक्टर्स, ठीक है, और इनकी फिल्म बन रही, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर M1 और M2 पर नेट फोर्स 0 है। ये जो नीचे वाला मटेरियल लिक्विड कहलाता है ना, उसको बोलते हैं लिक्विड इन बल्क। ओके, तो यहां पर आपने क्या सीखा कि जो M1 M2 है, लिक्विड इन बल्क में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन पे नेट फोर्स क्या है, 0। लेकिन जो सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल्स है, उन पे नेट फोर्स वेरी करता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सरफेस फिल्म। अगर ये एकदम टॉप पर होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, इंटरमीडिएट होगा तो बीच का ही फोर्स लगेगा। लेकिन डाउनवर्ड फोर्स डेफिनेटली लगता है जब लिक्विड की सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल होता है। अब इससे हम एक चीज और समझते हैं कि व्हेन वी मूव M1, है ना, टुवर्ड्स M2, then it requires no work। जब मैं M1 को M2 तक ले जाता हूं तो उसके लिए कोई वर्क की रिक्वायर्ड नहीं होती है, बिकॉज
एफ नेट क्या होता है, जीरो, नेट फोर्स ही जीरो है। जब कोई फोर्स फील्ड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इजीली m1 को m2 तक ले जा सकते हैं, है ना। बट व्हेन वी कैरी m1 into surface film, then we have to do work against inward force। अगर मैं m1 को m3 तक या m4 तक ले जाता हूं तो यहां पर वर्क डन क्या आएगा, नॉन जीरो होगा बेटा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़े। और हमारा नेचर ये बोलता है कि यहाँ पर जो भी वर्क करते हैं वो क्या होता है, सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। हमें इनवर्ट फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट मॉलिक्यूल। ये उस मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा दोस्त। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल m1 और m2 वाले हैं उनमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन जो मॉलिक्यूल m3 और m4 में है दे विल हैव सम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इन द बल्क। जो ऑलरेडी वहां पर है उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो इससे ये इंप्लाई करता है, it implies that molecule in surface film have more potential energy as compared to मॉलिक्यूल इन बल्क। गॉट इट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से अभी मैंने यही सिखाया कि जो मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में है उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो नीचे वाले मॉलिक्यूल से उनसे ज़्यादा है। अब आपको केमिस्ट्री में एक ही चीज़ सिखाई जाती है सबसे ज़्यादा, कि एवरी सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये बोला जाता है रोज। तो यहाँ पर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती कि वो अपनी एनर्जी किसी को दे दे, क्योंकि इट इज अराइजेस ड्यू टू द सम वर्क, एडिशनल वर्क, है ना, जो कि उसको अंदर से ऊपर लाने में रिक्वायर्ड है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कम करना चाहती है जो कि सरफेस फिल्म में आते हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कब कम होंगे, जब सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म क्या होगा, मिनिमम। तो यहाँ पर टू गेट स्टेबिलिटी लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एंड दैट इज डन बाय minimizing surface area of surface film। तो इसलिए फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करे, और यही प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन जो है, जो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये कंप्लीट होता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। दोस्तों, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, पहले जो डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन मैंने बताई थी वो क्या थी कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड कॉन्ट्रैक्ट इन सच ए वे टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अभी मैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहा हूँ। ओके, ये कंसेप्चुअल पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम मैथमेटिकली समझेंगे कि सरफेस टेंशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो।
लोगों को ये लगता है कि सरफेस टेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर। लोगों को ये डिपेंड करता है कि सरफेस टेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर। लेकिन सरफेस टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया बेटा। अगर एक चम्मच में पानी हो, एक बकेट में पानी हो, रिवर में पानी हो या सी में पानी हो, उसका सरफेस टेंशन अगर सेम क्वालिटी का पानी होगा ना, तो सब जगह सरफेस टेंशन क्या होगा, सेम होगा। एक जगह सरफेस एरिया मिनिमम है, एक जगह इतना ज़्यादा है। आया समझ में? तो सरफेस टेंशन लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर। अब मैं आपको सरफेस टेंशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, है ना। सिर्फ ये डेफिनेशन समझाने के लिए एक बार एक लेक्चर लगा था, यही मैं बात बता रहा हूँ, ठीक। अब आपको ये पता है कि सरफेस टेंशन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस, जिसके कारण वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहती है। गॉट इट? समझिए, कोई लिक्विड है, ये उसकी फ्री सरफेस है, यहाँ पे लिक्विड है। अब ये फ्री सरफेस को मैं किसी एक इमेजिनरी लाइन से स्प्लिट कर देता हूं। इट इज ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ओवर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इट इज ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ओवर द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये इमेजिनरी लाइन एक तरह से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट डिवाइड्स फ्री सरफेस इन टू पार्ट्स। अब हर पार्ट अपना सरफेस एरिया क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। तो जब हर पार्ट अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहेगा यहां पर, तो यहां पर सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेंगे वो कैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे। ये क्या आ गए, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन आ गया। लिक्विड की फ्री सरफेस, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन को ये जो फोर्सेस हैं वो इधर की तरफ खींचना चाहेंगे क्योंकि इधर का सरफेस एरिया मिनिमम हो। इस इमेजिनरी लाइन को इधर वाले फोर्स इधर खींचना चाहेंगे। तो दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन है। ये फोर्स कैसे हैं, लाइन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि नेट फोर्स ऑन दिस लाइन इज जीरो बेटा। ये इमेजिनरी लाइन पे नेट फोर्स जीरो ही होना चाहिए। तो ये जो फोर्स है अगर कोई दूसरी डायरेक्शन में लगेंगे तो ऐसा होगा कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन उस लाइन पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज बैलेंस, दैट शुड बी बैलेंस बाय अपोजिट फोर्स। तो दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन है ना, एंड टेंजेंशियल टू लिक्विड सरफेस। फिर वापस से ये फ्री सरफेस, अब ये लिक्विड हो गया, ये इसकी फ्री सरफेस हो गई, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन हो गई। इस इमेजिनरी लाइन पर एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। अब ये फोर्स ऐसा नहीं है कि बल्ब की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये फोर्स ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था कि इस मॉलिक्यूल पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। अभी मैं इन मॉलिक्यूल पर ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसा, जो कि परपेंडिकुलर टू लाइन है एंड टेंजेंशियल टू लिक्विड। आया समझ? अब ये जो फोर्स है ये इधर वाले पार्ट के सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, ये इधर वाले पार्ट के सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। इक्विलिब्रियम में इस पे नेट फोर्स क्या लगता है, जीरो लगता है। अब इस लाइन पे, इस लाइन के यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है ना उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है ना, सरफेस टेंशन is defined as force
एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये जो यूनिट लेंथ है ना यहां पर, अभी जो इमेजिन करिए, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड, यानी कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस पे तो लाइन पे 0 लग रहा है, लेकिन किधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, किसी एक तरफ, ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ओवर free surface of liquid where that force is perpendicular to line and tangential to liquid surface। आया समझ में? यानी कि इस लाइन की यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है, लेकिन कौन सी लाइन, किधर की तरफ, किसी एक तरफ, क्योंकि नेट फोर्स ऑन दिस लाइन इज बेटा 0। ठीक है, तो व्हाट इज द सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, यानी एल लेंथ पे एफ फोर्स लग रहा है तो इट विल बी एफ बाय एल। यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा? सरफेस टेंशन। लेकिन यूनिट लेंथ पर नेट फोर्स 0 लगता है, तो इसलिए ये वाली बात आइदर साइड, ये बोलना अगर आपने नहीं करा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वंस अगेन एक बार वापस से डेफिनेशन को रिपीट करता हूं। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन मुझे बतानी थी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि यहां पर जो टॉप पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है टॉप पर, ये दोनों मॉलिक्यूल पर ऐसे ऐसे दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करते, तो ये फोर्स लगता है। आया समझ? इसके अलावा इन मॉलिक्यूल पर डाउनवर्ड फोर्स भी लगता है। तो जो मैंने कहा था कि एक पूरे टाइम जो डेफिनेशन पे डिस्कशन हुआ था, है ना, एक लेक्चर का, तो उसमें ये चीज निकल कर आती कि ये दोनों फोर्स जो है वो, ये वाला फोर्स किसके कारण अराइज हुआ कि हम लिक्विड को नीचे से ऊपर लेकर आए हैं, इसलिए उसको डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट वो डाउनवर्ड फोर्स है। और ये दूसरा वाला फोर्स किसके कारण अराइज हुआ है? मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स के कारण। और ये दोनों फोर्सेस न्यूमेरिकली क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दोनों फोर्सेस न्यूमेरिकली क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ में आया? तो वंस अगेन मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूं, व्हाट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन? It is the force acting per unit length on the either side of an imaginary line drawn on the free surface of liquid where that force is perpendicular to the line and tangential to the liquid surface। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।